हेलो देवेंद्र सिंह जी, आप कौन से बैच में हैं? हेलो, बोलिएगा। क्या मेरी वॉइस आ रही है ना? वॉइस मेरी आ रही है? वॉइस मेरी आ रही है? चलिए खेमराज जी, ठीक है, लोगों को आने दीजिए। अभी हम लोग बैच शुरू करते हैं। और आपने मेहनत कर रहे हैं, आप लोग थोड़ी और मेहनत करिए। देखिए क्या है कि हमने पेपर को टफ करने का मेरा जो रीज़न था वो सिर्फ इतना था कि अभी आप बिल्कुल ये ना समझिए कि नहीं साहब कि हमारी तैयारी पूरी है, हम बिल्कुल 100% श्योर हैं। तो ये सब चीज़ें आप नहीं समझिए, क्योंकि कारण सिर्फ ये है कि अगर हम आपको आपकी कहानी नहीं बताएंगे कि आप कहाँ तक तैयार हैं, तब तक फिर आपको दिक्कत रहेगी। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आपको मैक्सिमम चीज़ों की जानकारी आपको देते रहें। जी खेमराज जी, बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? हेलो। हेलो। हेलो, हाँ खेमराज जी बोलिए। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। नमस्ते भाई, नमस्ते, बोलिए। सर मैं ये बोलना चाह रहा था, ये टेस्ट तो बहुत अच्छा था सर, बढ़िया टेस्ट था, बट उसमें सर न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा था, जो कि थोड़ा न्यूमेरिकल में मेरे को सर बहुत हाँ, प्रॉब्लम आती है थोड़ी। ठीक ठीक है, ठीक है। मैंने एक्चुअली में मेरे पेपर देने का जो मोटो था वो ये था कि आप लोग ये हाँ पहचान लें कि आखिरकार मेहनत अभी और करनी है। इतना ओवर कॉन्फिडेंस हाँ ये सर। हो जाए कि नहीं मुझे हाँ हाँ आता है। कभी कभी ये हो जाता है ना, मुझे आता है, तो वो सब गड़बड़ हो जाता है। तो नहीं नहीं सर। और कंफ्यूजन। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे वो कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे एनर्जी के हम्म, एक्साइटेड एक लेवल से दूसरे लेवल में होते हैं तो कितनी हम्म। एनर्जी गेन करेगा ये। तो सर वो जो जो भी फॉर्मूले यूज होते हैं हाँ इस हाँ, चैप्टर में, बिल्कुल बिल्कुल बता देंगे, हम बता दें, समझ गए, हम आपकी बात बस समझ चुके हैं। वो फॉर्मूले के और सर उसके एक एक दो दो एग्जांपल भी लेते हुए थोड़ा बता देना बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, इसलिए ठीक है। सर। ठीक। ओके। हाँ सर, ओके सर। ओके ओके ओके। चलिए, आज हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट। और आपको इनके न्यूमेरिकल्स भी एक दो दिन बाद वो भी बता दूंगा। दो चैप्टर हो जाने दीजिए, फिर हम सोच रहे हैं कि उसको भी आपको समझा दें कि आखिरकार कौन कौन से चैप्टर हम लोगों को कौन कौन से फार्मूले न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेने चाहिए। जहाँ तक मेरा जो अनुमान चल रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये सब चीज़ें क्लियर कर लें। ठीक है ना? चलिए, तो आप बैच में बने रहिएगा। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। लोग थोड़े से आ जाए, बस इसीलिए वेट कर रहा हूँ कि दो चार लोग और जो हैं इसमें बढ़ जाएं, फिर हम लोग शुरुआत करें। लोग लाइन पे आ रहे हैं, धीरे धीरे आ जाएंगे। मनीष जी भी आ चुके हैं, कविता जी भी आ चुकी हैं, संजय आ चुके हैं, खेमराज आ चुके हैं, गुलफसा, रश्मि, पंकज, निशांत, उषा, रेनू, राधा, स्वाति, कविता, अनमोल, इतने लोग लाइन पे हैं। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आने दीजिए सभी को। जी उषा जी। उषा जी बताइए। हेलो। हेलो। हाँ उषा बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, बताइए। तो सर कुछ नहीं, ठीक चल रहा है। चलिए, आपने टेस्ट दिया था? हाँ सर, दिए थे, न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम हो रहा है बस। अच्छा, ठीक है, न्यूमेरिकल की समस्या का वही समाधान मैं करूंगा। अभी कुछ न्यूमेरिकल लगवाऊंगा, खुद ही लगवाऊंगा। जी सर। ठीक है। ठीक, थैंक यू सर। ठीक ठीक, ओके ओके।
चलिए हम शुरुआत करें। 21 लोग आ गए हैं, 21 लोग आ चुके हैं, तो इनकी शुरुआत कर लेते हैं हम। जी सर। चलिए हम लोग आज टॉपिक शुरू करेंगे केमिकल बॉन्डिंग, और आज सुनते रहिएगा क्योंकि ये जो टॉपिक शुरू का होगा, जो शुरू का टॉपिक होगा, ये सब टॉपिक जो है हमारा कनेक्टेड होगा। और और ये टॉपिक जो है बिल्कुल इजी भी होगा, इसलिए आज डिस्कशन बहुत लंबा नहीं करने का है। मतलब मेन है कि आपको भाई आज सुनने का है, आप सुनिएगा। आज में जब आप सुनेंगे तो फिर क्वेश्चंस बाद में ऑटोमेटिकली पैदा होंगे कि आखिरकार कौन कौन से क्वेश्चंस हमें करने हैं। तो इसलिए देखिए कविता जी, आपने जो टेस्ट दिया था उसी के नीचे सॉल्यूशन आ रहा होगा। देखिए जब आपने टेस्ट दिया होगा तो उसके नीचे सॉल्यूशन आ रहा है, सॉल्यूशन पे क्लिक करेंगे तो सॉल्यूशन शो करने लगे, उस हर चैप्टर का हर क्वेश्चन का आंसर नीचे शो करने लगेगा कविता। तो आप वहीं पर भी देख लीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपको सॉल्यूशन का जवाब भी वहीं मिल जाएगा। उसमें भी अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर आप मुझे बताइएगा, मैं आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन पहले एक बार आप करिएगा, फिर मैं वो पेपर आपसे डिस्कशन कर लूंगा कि आखिरकार उसमें करना क्या है। ठीक है, चलिए तो अब शुरुआत करें चैप्टर की, नहीं तो देर हो जाएगी। देखिए केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या होता है। देखिए मेन इस चैप्टर की खास बात ये होती है, खास बात ये होती है कि हम इस चैप्टर के कुछ क्लू पॉइंट भी जान लेते हैं। तो मैं हेडिंग बना लेता हूँ पहले, केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग जो है लगभग मान के चलिए कि ये 3 से 4 दिन में खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें केमिकल बॉन्डिंग में आपको आती होंगी। उन बातों पर हम जल्दी जल्दी डिस्कशन करेंगे, जो न्यू एकदम बेसिक लेवल की बातें होंगी उन पे थोड़ा सा समय करेंगे। चलिए टेस्ट नहीं खोल रहा है, टेस्ट को मैं अभी आगे बढ़ा दूंगा, अपडेट कर दूंगा तो टेस्ट खुल जाएगा। ठीक है, आपकी समस्या का समाधान हमने देख लिया है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सुनिए, देखिए सबसे पहले एक टर्म में बात कर लेता हूँ, वीडियो को प्रॉपर वे में आप चलाते रहिए, सुनते रहिए। केमिकल बॉन्डिंग जो होता है, केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है, इसका मतलब ही होता है कि हम लोग एटम्स की बॉन्डिंग की बात करते हैं। यानी कि हम यहाँ पर ये कहें कि एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि हम लोग बॉन्ड का जो मीनिंग निकल के आता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आता है। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम भी हो सकता है और मैक्सिमम भी हो सकता है, लेकिन यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिम्मेदार हो जाता है मॉलिक्यूल बनाने के लिए। यानी कि जब एटम्स आपस में मिलते हैं, यानी कि अगर मैं ये कहूँ ये हमारे पास एटम है, ये हमारे पास एटम है, जब ये दोनों मिलेगा तो हमारे पास बनेगा मॉलिक्यूल। तो यहीं पर एक कंसेप्ट शुरू हो जाता है जिसका नाम है बॉन्डिंग। तो अगर हम लोग बॉन्डिंग की बात करें तो इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय विच टू और मोर एटम्स आर हेल्ड टुगेदर। यानी कि अगर आप लोग भी ये डेफिनेशन अपने बच्चों को पढ़ाते समय दिखाते होंगे कि क्या है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय विच, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्शन बाय विच टू और मोर, बाय विच टू और मोर एटम्स आर हेल्ड टुगेदर। यानी कि अगर दो या दो से ज्यादा एटम आपस में जुड़ने की कोशिश करें तो उनमें जो फोर्स लगता है उसी को हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आ जाता है कि आखिरकार केमिकल बॉन्डिंग क्यों होती है, इसका कॉज क्या है। तो अगर हम इसके कॉज की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर मैं हेडिंग बना लेता हूँ कि भाई इसका कॉज क्या है। तो कॉज में सबसे पहला जो मेरे समझ में आता है वो ये समझ में आता है कि हर एटम अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, मतलब ये स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता है। नंबर 1 कॉज तो इसकी स्टेबिलिटी को गेन करना है ना। गेन करना किसको, स्टेबिलिटी को है, स्टेबिलिटी को गेन करना। दूसरा जो है वो एनर्जी लेवल को डाउन करना। और जब एनर्जी लेवल जो होगा वो क्या हो जाएगा, एनर्जी लेवल डिक्रीज कर जाएगी, और एनर्जी लेवल डिक्रीज करेगी तो ऑटोमेटिकली स्टेबिलिटी मिल जाएगी। ये कंसेप्ट रहता है केमिकल बॉन्डिंग का। दूसरी चीज और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानकारी में होगी, जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है वो ये चाहते हैं कि वो कैसे हो जाए, वो पेयर्ड हो जाए। और पेयर्ड भी किस कंडीशन में हो,
अपोजिट स्पिन के साथ में पेयर्ड होना चाहिए। ये भी एक इनकी कंडीशन है कि दे विल पेयर अप विद अपोजिट स्पिन, यानी कि एक स्पिन क्लॉकवाइज जाना चाहिए, दूसरी स्पिन एंटी क्लॉकवाइज, तभी होगा। अगर दोनों की स्पिन क्लॉकवाइज है और सोचो कि भैया पेयरिंग हो जाए, तो ये आप जानते हो कि दो पुरुषों की शादी एक साथ नहीं हो सकती, दो महिलाओं की शादी एक साथ नहीं हो सकती। तात्पर्य कहने का ये है कि अपोजिट फोर्स लगना जरूरी है लंबी स्टेबिलिटी को रोकने के लिए। तो केमिकल बॉन्ड में एक चीज आपको जरूर ध्यान देनी पड़ेगी कि हम लोगों को अपोजिट स्पिन के ही एटम आपस में अपोजिट इलेक्ट्रॉन वाले एटम ही आपस में कंबाइन करना है मर्दन सिंह जी। बाकी बातें तो सब ठीक हैं, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि ये एक हाइड्रोजन हमारे पास में ये है जिसके पास स्पिन पॉजिटिव दिखाई दे रही है, न्यूक्लियस है, और एक हमारे पास हाइड्रोजन ये है जिसकी स्पिन पॉजिटिव दिखाई दे रही, क्या ये दोनों कंबाइन करेंगे? यहाँ पर बॉन्डिंग होगी? नहीं हो पाएगी मर्दन सिंह जी, नहीं हो सकती। लेकिन अगर हमारे पास में ये न्यूक्लियस है और ये स्पिन क्लॉकवाइज दिख रहा है और दूसरा स्पिन हमारे पास में एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो फिर बॉन्डिंग तय है, यानी कि बॉन्डिंग होगी। तो स्टेबिलिटी, ये तो दुनिया जानती है कि पेयरिंग होगी तो बॉन्ड बनेगा, लेकिन ये दुनिया नहीं जानती कि पेयरिंग अपोजिट स्पिन के साथ होनी चाहिए। ये दुनिया सब नहीं बोलेंगे, ये कुछ ही लोग बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा इस पर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो एक चीज तो ये है। दूसरी चीज ये होती है कि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉन, भाई स्टेबिलिटी होगी तो कन्फिग्रेशन का भी तो रोल कहीं पर आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं स्टेबल कन्फिग्रेशन, है ना। स्टेबल कन्फिग्रेशन को गेन करेंगे, और स्टेबल कन्फिग्रेशन को अगर गेन कराना है तो N2Np6 बनाना पड़ेगा। हीलियम को छोड़कर, हीलियम के केस में केवल हमें NH2 ही बनाना पड़ेगा, बाकी सब जगह NH2Np6 ही बनाना पड़ेगा स्टेबल कन्फिग्रेशन, जिसे हम लोग नोबल गैस कन्फिग्रेशन के नाम से भी जानते हैं। नोबल गैस कन्फिग्यूरेशन के नाम से भी जानते हैं। और नोबल गैस कन्फिग्यूरेशन यही है जो हमने ऊपर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये कॉज आपको जरूर समझ में आया होगा कि एटम अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए एनर्जी को मिनिमाइज करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ाता है ना, और रिपल्सन को जो होता है उसे भी डाउन करता है, यानी कि फोर्स ऑफ रिपल्सन डाउन पड़ जाता है। तो डिक्रीज, जब भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ रिपल्सन जो है वो डाउन पड़ जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो संजय जी कि इसे ऑक्टेट रूल, मैंने ऑक्टेट को और डुप्लेट दोनों बोलिए, ऑक्टेट एंड डुप्लेट, ऑक्टेट एज वेल एज एंड डुप्लेट रूल, ये दोनों रूल फॉलो होने चाहिए, एक नहीं दोनों होने चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन में डुप्लेट ही चलता है, ऑक्टेट नहीं चलता, इसलिए दोनों बोलना पड़ेगा। नोबल गैस कन्फिग्रेशन के बाद मैं बात बोल रहा था, क्या बोल रहा था भूल गया, यानी कि रिपल्सन, यानी कि मिनिमम रिपल्सन होना चाहिए। तो यहाँ लिख देता हूँ मिनिमम, मिनिमम रिपल्सन हो जाएगा, मिनिमम रिपल्सन हो जाएगा, है ना। और मिनिमम रिपल्सन और मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या हो जाना चाहिए, मैक्सिमम अट्रैक्शन हो जाना चाहिए। क्लास में कुछ इंटरेस्ट आ रहा है मर्दन सिंह जी और संजय जी, बताइए निशांत। अट्रैक्शन हो जाएगा, एक चीज ध्यान देना पड़ेगी। अब यहीं पर क्या होता है कि बॉन्ड कितने टाइप का होता है, चलिए इसको ही बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग बना लेता हूँ मैं, हेडिंग बना लेता हूँ टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो यहाँ पर लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ बॉन्ड। बनीश जी, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, बनीश जी समझ में आ रहा है आपको? टाइप्स ऑफ बॉन्ड, आज ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ये चीजें आपकी पढ़ी हुई है, रिवाइज हो जाएंगी और फिर बीएससी पर फोकस करेंगे। टाइप्स ऑफ बॉन्ड में सबसे पहला बॉन्ड हमारे पास में है नंबर 1। सबसे पहला बॉन्ड हमारे पास में आपको पता होगा, एक होता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, अब इनको मैं नहीं बहुत डिटेल में जाऊंगा, इनकी मेन वन बात बताऊंगा। इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या बोलते हैं, इसे हम दूसरा नाम बोलो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास में आ जाता है कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड हो जाता है। मर्दन सिंह जी 4 टाइप्स के नहीं, आगे भी हैं, कोवेलेंट बॉन्ड हो जाता है। तीसरा हो जाता है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाता है। और चौथा हमारा हो जाएगा आपका, चौथा हो जाएगा मेटेलिक बॉन्ड। फोर्थ वाला हो जाएगा, फोर्थ वाला हो जाएगा हमारा मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ वाला हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा।
हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमने टोटल नंबर से कहे, कोई टेंशन ना, इतना परेशान ना हो जाइए। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जबकि कुछ किताबें इन दोनों बॉन्ड को एक ही मानती हैं, यानी कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक ही कैटेगरी में गिनते हैं, वो लोग अलग अलग नहीं गिनते हैं और रिप्रेजेंट भी उसी तरीके से करते हैं, ये बात भी ध्यान देना पड़ेगी। तो मेटेलिक और हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर हम लोग बात करेंगे तो मेटेलिक हाइड्रोजन बॉन्ड में हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर अलग से पढ़ने पड़ेंगे। बनीश जी समझ में आ रहा है और आवाज मेरी क्लियर आ रही है? डिस्टर्बेंस तो बनीश जी नहीं महसूस हो रहा है आपको? बताएं। अगर आपको बात, जैसे हमसे बात करना है तो नीचे एक हैंड का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करिए और ऑटोमेटिकली आप जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमने तरीके दिखाए। तो अब ये तो बॉन्ड के टाइप्स हो गए, लेकिन इनमें एक कोवेलेंट बॉन्ड, सबसे पहले मैं आयनिक बॉन्ड की बात कर लेता हूं। तो यहाँ पर मैं आयनिक बॉन्ड, अब मैं बहुत आपसे बच्चों की तरह नहीं बातें करूंगा, मैं आयनिक बॉन्ड में आपको बताऊंगा कि आखिरकार आयनिक बॉन्ड में, जी गणेश जी, हेलो, हाँ सर, समझ में आ रहा है सर। आवाज मेरी बढ़िया आ रही है एकदम कानों तक? आज भी सही है, और सर बेसिक ही चल रहा है 12th हाँ स्टैंडर्ड का, तो समझ में हाँ हाँ सब। हाँ, अभी अभी बेसिक पहुंचेंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं कि एकदम शुरुआत से ही कर देना, कोई दिक्कत ना आए जिस सभी को। हाँ हाँ, समझ हाँ में आएगा, बिल्कुल तो समझ में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ओके वो। सर। तो यहाँ पर हम लोग आयनिक बॉन्ड की बात कर लेते हैं। तो आयनिक बॉन्ड में आपको पता है, यहाँ पर मैं लिखूं कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयंस। तो यहाँ कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, 12th लेवल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक वर्ड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये मैं लिखे दे रहा हूँ जिससे कि आपको ये दिक्कत ना हो कि भाई सर ने लिखा नहीं था। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको पता है, तो इसमें अपोजिटली चार्ज आयंस कौन से होंगे? तो जैसे कि मान लो Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव, यहाँ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करा रहा हूँ, तो ये NaCl बना सकते हो। इसी तरीके से Mg पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और 2 Cl इसमें कंबाइन करा दीजिएगा, यहाँ पर बना दीजिएगा MgCl2। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि भाई CaO है, तो यहाँ पर डाई पॉजिटिव है और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन डाई नेगेटिव, तो ये CaO बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लो Ca डाई पॉजिटिव है और यहाँ पर 2 Cl नेगेटिव है, तो यहाँ पर आप CaCl2 बना सकते हो। CaCl2 आप बना लोगे इस तरीके से, यहाँ CaCl2 आप ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि क्या Al2O3 में किस कैटेगरी का बॉन्ड होगा? मैं पूछना चाहता हूँ कि इसमें आयनिक बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा, कि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा? कौन सा बॉन्ड होगा? इन तीन में से कौन सा बॉन्ड इसके अंदर होगा? जल्दी बताइए फटाफट, बनीश जी बताइए, Al2O3 के अंदर कौन सी कैटेगरी का बॉन्ड है? आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, कौन सा बॉन्ड है? जल्दी बोले, कोई भी लोग आंसर दीजिए फट से। कौन सा बॉन्ड है? बोले फटाक से, जल्दी बोलिए, टाइम ना दीजिए, टाइम बहुत ज्यादा नहीं खराब करिए। केवल लिख के बोल दिया करिए, लिख के बोला करिए। कविता जी बोलिए, इसमें तो लिख दिया करिए कौन सा है बॉन्ड, बस इतना बॉन्ड लिख दीजिए जी। बोलिए कविता जी। बनीश जी बताइए कौन सा बॉन्ड है इसके अंदर, Al2O3 के अंदर? तीनों है, साकिब भी बता रहे हैं आयनिक है, और जी बोलिए, हेलो। चलिए, कोई लोग नहीं आयनिक, देखिए इसमें आयनिक बॉन्ड है, सभी ने जो बताया है, तीनों नहीं है, इसमें आयनिक बॉन्ड है केवल। कैसे आयनिक है मैं आपको दिखाता हूँ। माइक माइक ऑफ करिए। हाँ सुधीर जी, सुधीर जी बोलिए। बनीश जी अपना माइक ऑफ, जिसका भी माइक ऑन रह गया ऑफ कर लीजिए। बनीश जी, सुधीर, ठीक है। आशीष, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, आयनिक बॉन्ड है, 100% आयनिक है। बार बार सर क्लिक ना करिए, एक बार आप जवाब दीजिए प्लीज।
बार बार क्लिक करेंगे दिक्कत होगी हमें। जी बताइए मनीष जी। सर ये हो गया है। बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। Al2O3 में कौन सा बॉन्ड है? जी हेलो, आपका नेटवर्क इशू है, शायद कट जा रहा है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिएगा, आयनिक बॉन्ड है, मैं बताता हूँ कैसे है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं एल्यूमिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन, बीच में भी ऑक्सीजन लिख लेता हूँ, यहाँ पर भी ऑक्सीजन लिख लेता हूँ, यानी 3 ऑक्सीजन आपको बनाए दे रहा हूँ, एक एल्यूमिनियम बनाए दे रहा हूँ। देखिए कैसे आपको दिखाता हूँ कि इसमें ये ट्राई पॉजिटिव हो गया, ये भी ट्राई पॉजिटिव हो गया, इस पे 2 नेगेटिव, तो कैसे होता है वो मैं दिखाना चाहूंगा आपको। तो देखिए यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, एक एल्यूमिनियम का एक ये है, एक इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम का ये है, एक ये। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में 3 ही होते हैं, पता है आपको, ये तीनों बना दिए मैंने। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में अगर चेक करोगे तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में आपको 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। ये ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में मैंने 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए, ध्यान दीजिए, ये 6 बना दिए मैंने। तो अब आपको करना क्या है, देखिए बीच वाला जो एल्यूमिनियम है, पानी पी लीजिए जरा। बीच वाला जो एल्यूमिनियम है वो कैसे सेटिस्फाइड होगा, ध्यान दीजिएगा। ये जो ऊपर वाले ऑक्सीजन दोनों आपको दिख रहे हैं, ये इनसे इलेक्ट्रॉन मांग लेंगे कि भैया हमें इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ये इलेक्ट्रॉन दे देंगे और ये बनाना बॉन्ड इस तरीके से बना लेगा। ये बन गया, ऊपर वाला ऑक्सीजन सेटिस्फाइड हो गया और नीचे वाला ऑक्सीजन भी मैं सेटिस्फाइड कर दे रहा हूं। देखो ये बनाना बॉन्ड तैयार हो गया आपका। कौन सा बॉन्ड तैयार हुआ? बनाना बॉन्ड। इसको हम लोग बनाना बॉन्ड के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिए, ये बनाना बॉन्ड आपका तैयार हो गया, ठीक है। ये बीच का ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड, देखो बीच में 8 पूरे हो गए। तो यानी कि अगर मैं देखूं तो इसे लिख सकता हूं Al के ऊपर 3 पॉजिटिव और एक, कितने Al है? 2, तो 2। और ऑक्सीजन कितने हैं आपके? 3 ऑक्सीजन है, दो, हर ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव है। दोनों को कंबाइन करके हम बना सकते हैं Al2O3, जो आयनिक बॉन्ड को प्रदर्शित करता है। इसके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरे आज बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं जो अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे कलेक्टिवली, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर मैं आपसे ये कहना चाहूँ कि आखिरकार इनमें सभी में कोवेलेंट बॉन्ड की कंडीशन क्या होती, तो कोवेलेंट बॉन्ड आपने पढ़े होंगे। कोवेलेंट बॉन्ड की अगर मैं बात करता हूँ तो कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो 2 कैटेगरी में आते हैं। इन पे बहुत लंबी नहीं डिस्कशन ले जाऊंगा क्योंकि हमें बीएससी लेवल पे ज्यादा फोकस करना है। कोवेलेंट बॉन्ड में 2 कैटेगरी के बॉन्ड हो गए। सबसे पहला बॉन्ड आपको दिखाई देगा, सबसे पहला बॉन्ड आपको दिखाई देगा कौन सा? बोलिए। सबसे पहले पोलर आपको दिखाई देगा। चलिए, बोलने का मतलब मैसेज किया करिए, पोलर। और दूसरा हो जाता है हमारा नॉन पोलर। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जो पोलर होता है वो हमेशा डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से होता है। डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से होता है, नेगेटिविटी की वजह से होता है। और जो नॉन पोलर होता है तो नियरली सेम, नियरली सेम, सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से होगा। और यहाँ पर और भी लिख सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज कैंसिल्ड, यानी कि जो पोलर करेक्टर है वो कैंसिल हो रहा हो। यानी कि यहाँ लिख देता हूँ पोलर, पोलर करेक्टर कैंसिल्ड। पोलर करेक्टर जो है वो क्या हो रहा होगा? कैंसिल हो रहा होगा, है ना। ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है आपके लिए, वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। एक बात अब यहाँ पर आपके सामने नजर में आ रहा होगा सर पोलर नॉन पोलर। तो आपको पोलर की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि H है और ये यहाँ पर मैं Cl लूँ तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव पता है आपको, जैसे कि है ना, ये पोलर में चला जाता है। यहाँ पोलर कोवेलेंट, 2 पोल दिखाई दे रहे हैं इसलिए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हम इसे नाम देते हैं पोलर। यहाँ नाम दिया कोवेलेंट, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड मैंने नाम दे दिया। एक बात आपको बता दूं, दूसरी चीज है, अगर मान लो मैं वाटर का मॉलिक्यूल ले लेता हूं तो वाटर का मॉलिक्यूल भी आपको यहाँ पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ये भी आपको पोलर कोवेलेंट ही दिखाई देगा, ये भी पोलर कोवेलेंट है। ऐसे ही अगर मैं अमोनिया का मॉलिक्यूल ले लेता हूं तो अमोनिया का मॉलिक्यूल भी भैया आपको पोलर ही दिखाई देगा, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ये भी आपको पोलर कोवेलेंट में ही आएगा।
पोलर कोवेलेंट, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड की कैटेगरी है एक पोलर कोवेलेंट। इसी तरीके से अगर मैं नॉन पोलर की बात करता हूँ तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अब आगे वाले पेज यूज कर लेता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब मैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। पता है आपको 3 हिस्से कौन से हैं, सबको पता होगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ये सभी को अच्छे से ज्ञात है इससे। ये मैंने लिया आपका सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ये मैं यहाँ लेता हूँ सिंगल बॉन्ड ले लेता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ लिख देता हूँ डबल कोवेलेंट बॉन्ड और यहाँ लिख देता हूँ ट्रिपल। इस बार सिलेबस बहुत स्पीड में खत्म करूंगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, और जल्दी फिर बाद में सीधी प्रैक्टिस चलती रहेगी, फिर डेली प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि ये सब रिवीजन आप हो जाता है, फिर प्रैक्टिस रह जाती है। तो प्रैक्टिस है, न्यूमेरिकल है, इन पर बहुत कोशिश करूंगा इस बार, न्यूमेरिकल रटवा दूंगा आपको। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, या ऐसे बोले कि यहाँ पर 1 पेयर की शेयरिंग होगी, यहाँ पर 2 पेयर की शेयरिंग होगी और यहाँ पर आपके 3 पेयर की शेयरिंग हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, इसके मेरी वॉइस आ रही है। इसके बाद अगर मैं बॉन्ड की बात करूं तो जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड, है ना, ये सब एग्जांपल आ जाएंगे। डबल बॉन्ड में चलिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऐसे हम ये ले लीजिए H2C डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH2 ये आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ CH ट्रिपल बॉन्ड, CH ये एग्जाम्पल ले सकते हो, नाइट्रोजन का ले सकते हो, एंड सो ऑन। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर ये बॉन्ड यूज होता है, वो आपको दिखाई देता रहेगा। तो ये नॉन पोलर की कैटेगरी में चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर जो है वो कैंसिल हो जा रही होती है ना। इसी में एक इसी कैटेगरी का जो बॉन्ड होता है जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, तो इन्होंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड को यहाँ मैं लिख देता हूँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक नाम और भी दिया है जिसको इन्होंने डेटिव बॉन्ड भी बोला है, डेटिव बॉन्ड भी इसको नाम दिया गया है ना। ये चीज ध्यान दीजिएगा। C2H2 में ट्रिपल बॉन्ड, वेरी गुड मर्दन सिंह जी। तो अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो डेटिव बॉन्ड की कैटेगरी में गया। तो अब इसको हम करते क्या है, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये A है, A के पास में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है और B के पास में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब इन्होंने A ने कहा कि ऐसा करो B, इसको B को दूसरे कलर से बना देता हूँ। ये B जो है इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये सब हार चुका है। तो A ने कहा ऐसा है, मुझसे पहले 1 रुपया उधार ले लो। इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन इसे उधार दे दिया। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन भैया इन्हें उधार दिया तो इसके ऊपर तो A के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन भी रहा और पॉजिटिव भी आ गया। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव भी आया। और दूसरा मैंने बनाया B, ये B ने 1 इलेक्ट्रॉन इसका ले लिया और इस पे नेगेटिव आ गया। तो इसका मतलब हुआ इसने ऐसे नहीं डोनर बना है, डोनर भी किया, शेयरिंग भी करेगा। अब जैसे रुपए देने के बाद बोले अब जुआ खेलो हमारे साथ में, अगर हार जाना तो पैसे फिर हमारे ला के घर से देना, लेकिन अभी हमसे उधार ले लो, बहुत चालू। तो अब इसने क्या काम किया, इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना और A के तरफ बॉन्ड B बन गया। इस तरीके से इन्होंने रिप्रेजेंट, लेकिन जो स्टैंडर्ड किताबें हैं वो ऐसे भी रिप्रेजेंट करती हैं। वो सिचुएशन से पता लगेगा कि बॉन्ड कोवेलेंट है, यानी ये भी रिप्रेजेंटेशन सही है और ये भी रिप्रेजेंटेशन सही है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर बोल सकते हैं इसमें, है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच डोनर, यानी कि देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर, है ना, शेयर्ड पेयर का ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ट्रांसफर भी हो रहा है। तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। और इसको हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। लेकिन ये इंडियन किताबों में एरो से है, इंडियन बुक में है, लेकिन ये फॉरेनर बुक में नहीं। यहाँ पर इंडियन बुक अगर देखोगे तो आपको इंडियन की बुक में आपको ये एरो दिखाई देगा, और दूसरी किताबों में सिंगल बॉन्ड ऐसे ही डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर देंगे इसे, दूसरी किताबों में डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंटेशन भी होता है, डबल बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। इसका मतलब अगर हम ऐसे बना दे तो समझ लीजिएगा कंडीशन फिर वही है, दूसरी नहीं है। जैसे कि अगर आप चाहो तो H2SO4 के स्ट्रक्चर को याद करो,
जो आपकी इंडिया की किताबें हैं, के.एन. शर्मा की किताब है, पी. बहादुर की किताब है, और आपके सिंपल जो भी आप यूज करते हो, नगीन प्रकाशन की किताबें जो आप यूज करते हो, उन किताबों में इस स्ट्रक्चर को ऐसे बनाया गया है, क्योंकि ये लोग इसे सेपरेट मानते हैं। जबकि फॉरनर की किताबें देखिए आप, जेडी ली की किताब उठा लीजिए, या फिर और भी किसी अच्छे राइटर की किताब उठा लीजिए, सत्य प्रकाश की किताब उठाइए, आपको दिखाई दे जाएगा कि इन्होंने ऐसे भी दिखाया है इसे, मतलब ऐसे तो दिखाया, साथ में ऐसे भी बता दिए कि भाई ये ऐसे। तो यहाँ पर बोले, एक लोग बोले सर ये कैसे है, ये तो गलत है, यहाँ बैलेंसी तो आपकी 1 2 3 4 5 6 आ रही है, जबकि इसकी बैलेंसी तो हम लोग सेटिस्फाइड ऐसे करते हैं। तो फिर ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि H2SO4 का रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी किया जाता है ना, ये बात ध्यान दीजिएगा। लेकिन ऐसी कंडीशन में आपको इसके स्ट्रक्चर से, इसके सिचुएशन से पता लगेगा ये बॉन्ड डबल है या कोवेलेंट है। तो ये आपके दिमाग का काम है कि हम उतना स्टडी कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, हमारा लेवल क्या है, वही आपको बताएगा ये बॉन्ड डेटिव है या फिर कोवेलेंट बॉन्ड है ना। चलिए दूसरी चीज आपको बताता हूँ। जैसे जैसे हम लोग ठीक है कविता जी, वेरी गुड। ठीक है सर, समझ गया, मैं समझ गया। तनेजा कुलश्रेष्ठ की तो बुक जो है वो नेट की भी है। तनेजा कुलश्रेष्ठ की बुक जो है वो नेट लेवल की, ये शायद हमारे अंदाज से उपकार प्रकाशन होगा, जहां तक मुझे याद है। उपकार प्रकाशन है, जाने कौन सा प्रकाशन है। तनेजा कुलश्रेष्ठ की बुक उन्हीं की है, जहां तक मुझे याद है। तनेजा कुलश्रेष्ठ की बुक जो है वो उन्हीं की है, ये उपकार प्रकाशन की है, मुझे याद है सपना। अगर उपकार प्रकाशन की नेट, JRF, स्लेट की किताबें छापते हैं अधिकतर, इन्हीं की किताबों में आता है। क्या सपना मैं सही बोल रहा हूँ? अगर मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान होगा तो मैं तनेजा कुलश्रेष्ठ की बुक बता रहा हूँ, उपकार प्रकाशन की है ये। देखिए अब चलिए हम यहाँ पर आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। तो ये चीज तो मैंने आपको ये बताई, लेकिन ये जो बॉन्डिंग की कंडीशन है, ये बॉन्डिंग की कंडीशन, इनकी करेक्टरिस्टिक्स जरूर ध्यान दीजिएगा। करेक्टरिस्टिक्स में अगर मैं बात कर देता हूँ आयनिक बॉन्ड की, तो आयनिक बॉन्ड की करेक्टर ध्यान रखिएगा, कोवेलेंट की ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड की भी प्रॉपर्टीज याद रखिएगा। तो ये प्रॉपर्टी तो हम आपको यहाँ नहीं लिखवाने वाले, इनके नोट्स में मैं PDF लगाऊंगा, उसके नोट्स में आपको दूंगा, इनकी प्रॉपर्टीज इस पे ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि अगर हम लोग ये देखें कि आखिरकार कंडीशंस कौन सी होती हैं आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन की, तो अब मेन टॉपिक आ जाता है कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ लिख देता हूं मैं, कंडीशंस फॉर द अब आया, लेवल बढ़ गया, कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, बताइए बढ़ी नहीं, लेवल बढ़ा नहीं बढ़ा, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन की कंडीशन क्या है, तो कंडीशन जानना जरूरी हो जाता है। कारण क्या है कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है ये तो दुनिया जानती है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है ये भी दुनिया जानती है, ठीक है। तो अब देखो कंडीशन नंबर 1, क्या होना चाहिए, कैटायन जरूर बनना चाहिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पर कैटायन फॉर्मेशन होना चाहिए। कैटायन फॉर्मेशन अगर नहीं होगा तो फिर आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। कैटायन फॉर्मेशन बाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से चलते हैं। दूसरी तरीका है कि जब कैटायन बनेगा तो 100% एनायन भी बनना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एनायन फॉर्मेशन बाई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनायन का फॉर्मेशन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगा। और दूसरी बात है कि क्रिस्टल बनना चाहिए, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल है ना। क्रिस्टल लैटिस लिख दो या क्रिस्टल लिख दो, तो चलिए जो मन करे क्रिस्टल लैटिस लिख दीजिए। लैटिस बाई अपोजिटली चार्ज्ड आयंस इन। लेकिन इसको समझाने के लिए जो एनर्जी का कंसेप्ट चलता है वो चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी। वो कंसेप्ट क्या चलता है, इसमें चलती है एनर्जी का कंसेप्ट, यानी कि एनर्जी जो होना चाहिए वो लो होनी चाहिए, यानी कि लो आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए। कैटायन की आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो किसकी ज्यादा होनी चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए एनायन की ज्यादा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एनायन की होनी चाहिए। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये चीजें तो इसी को हम लोग बॉर्न हैबर साइकिल के नाम से जानते हैं।
तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिर एक तैयार हो गया जिसका नाम है बॉर्न हैबर साइकिल। कौन बताएगा बॉर्न हैबर साइकिल? जी बताइए, बॉर्न हैबर साइकिल कौन समझाएगा? मुझे एक बार समझा दो, फिर मैं लिख देता हूँ। बॉर्न हैबर साइकिल कौन समझाएगा? जी बताइए। कौन बोलेगा? बोले, कोई एक लोग बोलिए। माइक ऑन कर लीजिए कोई लोग। 25 लोग इस समय लाइन पे हैं, बाकी लोग तो सब बाद में देखेंगे वीडियो। लेकिन खेमराज है, गुलफ्सा है, रश्मि है, पंकज है, निशांत है, कोई लोग बोलिए। बोलिए गुलफ्सा। बोलिए जल्दी से। स्वाति दीक्षित बोलिए। स्वाति बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। सर पहले एटम जो अगर सॉलिड स्टेट में होंगे तो सर तो वो सर गैसेस, आवाज आ रही आइसोलेटेड है? गैसेस में कन्वर्ट होंगे और जी फिर सर। इलेक्ट्रॉन जी डोनेट जी करेंगे और एक सर, बॉर्न न्यूक्लियर हैबर बनेगा। साइकिल के थ्रू हम लोग NaCl क्रिस्टल के फॉर्मेशन को शो करते हैं। हम्म हम्म ठीक, और बोलिए। और बाई सोडियम और क्लोरीन इसके नेचुरल फॉर्म में, जिस फॉर्म में ये नेचर में मिलता है, उसके हम्म थ्रू हम दिखाते हैं कि NaCl का क्रिस्टल कैसे फॉर्म होगा। अच्छा ठीक, और क्या कौन कौन सी एनर्जी यूज होती है? सोडियम के लिए सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, हम्म और क्लोरीन के लिए फर्स्ट इसको डिसोशिएट करते हैं, डिसोशिएशन हम्म एनर्जी यूज होती है, एंड देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और लास्ट में लैटिस एंथैल्पी। हम्म, ठीक। चलिए गुलफ्सा बताइए। संजय जी माइक ऑन करिए। संजय जी माइक ऑफ करिए। संजय जी माइक ऑफ करिए। स्वाति माइक ऑफ करिए। स्वाति माइक ऑफ करिए पहले। जी सर। हैंग कर गया आपका मोबाइल। गुलफ्सा बोलिए। बोलिए। हेलो। बोलिए बोलिए। चलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी सिग्नल प्रॉब्लम रहती है। मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। देखिए, बॉर्न हैबर साइकिल में हम लोग क्या पढ़ेंगे? बॉर्न हैबर साइकिल में हम लोग पढ़ेंगे हाउ द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल टेक्स प्लेस। मेरी वॉइस आ रही ना पंकज जी? बताइए। अकॉर्डिंग टू बॉर्न हैबर साइकिल, अकॉर्डिंग टू according to Born-Haber cycle, Born-Haber cycle, we can explain formation of crystal by using different types of energy, by using different types of
एनर्जी। डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी को यूज करके हम लोग क्रिस्टल का जो फॉर्मेशन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बॉर्न-हैबर साइकिल, जिसमें NaCl का एग्जाम्पल लगभग सभी को पता होगा कि NaCl का एग्जाम्पल इसमें यूज किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए सपोज कर लेते हैं कि अगर मैं NaCl का फॉर्मेशन दिखाने की कोशिश करता भी कि NaCl बनता कैसे होगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि जैसे मैंने सोडियम लिया है। सबसे पहले ये सोडियम हमारे पास में सॉलिड फॉर्म में होगा, तो इसको हमें सोडियम को गैस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा सोडियम को। एक बात कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर डेल्टा H जो होगा वो हमारा होगा कि सॉलिड टू गैस, यानी कि सब्लिमेशन होगा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द, है ना, सॉलिड डायरेक्टली इनटू द गैस इज कॉल्ड, कौन सी कहलाती है, यानी कि हीट ऑफ सब्लिमेशन कहलाती है। तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन यहाँ पर यूज होगी। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे आयन के फॉर्म में, तो यहाँ पॉजिटिव गैस फॉर्म में, तो अब यहाँ पर लगेगी आयनाइजेशन एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, यहाँ पर भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। तो अब हम आगे अल्टीमेटली ये भी जो रिक्वायर्ड है, तो इसका मतलब हमें एनर्जी जरूरत पड़ रही है, इसको एनर्जी देनी पड़ रही है। एक बात आपको बता दें। दूसरी चीज है, अब मैंने क्लोरीन ले लिया यहीं पर, सपोज कर लेता हूँ यहाँ पर मैं क्लोरीन ले लेता हूँ। क्लोरीन को मैं हाफ Cl2 करके लिखता हूँ। अगर मैंने हाफ Cl2 लिखा है, ये गैसियस फॉर्म में है। अब इसको मैंने हाफ Cl2 मतलब ये एटॉमिक फॉर्म में मैंने लिख दिया, है ना। अब ये गैस फॉर्म में, तो अब मैं इसमें क्या करता हूँ, अब मैं क्या करूंगा कि इसे मैं Cl, भाई अब हमारे पास हाफ Cl2 हो ही गया, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो इस हाफ Cl2 से मैंने क्या काम किया कि यहाँ पर जो Cl लिखा, तो यहाँ पर एनर्जी यूज कर दी गई होगी हाफ D, यानी कि डिसोसिएशन एनर्जी जब यूज होगी तो डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब है कि हाफ डी यूज हुई होगी, और इस हाफ डी में ये गैसियस एटम मैंने यूज किया। अब गैसियस एटम को मैंने क्या काम किया, गैसियस एटम में मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को यूज किया, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को यूज करने के बाद जो है वो हमने इसे बना दिया Cl नेगेटिव। ये भी गैस फॉर्म में रहा होगा। तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसके एरो को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ जिससे इजी हो जाएगा। थोड़ा एरो बढ़ा लेता हूँ कि नीचे तक लेंथ बराबर कर दूं। तो यहाँ Cl नेगेटिव, ये Cl नेगेटिव गैस फॉर्म में आ गया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जरूरत पड़ी, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, व्हेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड, ये रिलीज होती है ना। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ने के बाद जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो भी एनर्जी रिलीज होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तक लाइन पूरी खींच लूं पहले, मैं जरा हाथ हिल जा रहा है। यहाँ पर हम बनाएंगे कौन सा, ये बनाएंगे NaCl सॉलिड बना। तो यहाँ पर लैटिस एनर्जी होगी डेल्टा H, लैटिस एनर्जी दे दो, लैटिस एनर्जी ये नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाएगी। यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ये पॉजिटिव आएगी क्योंकि ये रिक्वायर्ड हो जाएगी, ये भी पॉजिटिव आएगी क्योंकि ये रिक्वायर्ड हो जाएगी, ये भी पॉजिटिव आएगी क्योंकि ये रिक्वायर्ड हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान देना पड़ेगी यहाँ। तो ये हम बना पाएंगे NaCl का क्रिस्टल। तो NaCl का क्रिस्टल बनाने के लिए जो एनर्जी इन्वॉल्व है वो कौन सी, यहाँ पहले मैं डेल्टा H लैटिस एनर्जी को अगर निकालने की कोशिश करता हूँ, डेल्टा H लैटिस एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा आपके डेल्टा H जो होगी वो हमारी हीट ऑफ सब्लिमेशन होगी, साथ में प्लस में आयनाइजेशन एनर्जी होगी, साथ में प्लस में हाफ डिसोसिएशन एनर्जी होगी, और ये माइनस की आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, और साथ में ही ये जो रिजल्ट आएगा टोटल वो हमारा माइनस में ही आएगा, यानी ये वैल्यू भी माइनस में आएगी। ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी, है ना। तो हीट ऑफ जो टोटल हीट क्रिस्टल लैटिस की आएगी वो नेगेटिव ही आनी चाहिए, इस बात का हमें ध्यान देना पड़ेगा। और अगर मैं हीट ऑफ फॉर्मेशन लिख देता हूँ यहाँ पर, जो मर्दन सिंह जी आप बता रहे हैं, अगर मैं हीट ऑफ फॉर्मेशन वर्ड यूज करता हूँ तो लैटिस एनर्जी फिर मुझे घटानी पड़ेगी, यहाँ लैटिस एनर्जी माइनस करनी पड़ेगी। मर्दन सिंह ध्यान दो, ये मुझे क्या करनी पड़ेगी, डेल्टा H लैटिस एनर्जी को मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो टोटल निकल के आएगी हीट ऑफ फॉर्मेशन जो आप वर्ड यूज कर रहे हैं। तो डेल्टा H हीट ऑफ फॉर्मेशन मैं यूज कर सकता हूँ, ये तरीका होता है प्रॉपर वे में, ठीक है ना। तो ये बॉर्न-हैबर साइकिल का कंसेप्ट चलता है। लेकिन बॉर्न-हैबर साइकिल जब चल रही है तो टोटल हीट रिमेन्स कांस्टेंट, आइदर प्रोसेस कंप्लीट इन वन स्टेप और इन सम सेवरल स्टेप। तो ये किसका लॉ है, ये हेस लॉ के अकॉर्डिंग चलता है, यानी कि यहाँ पर हम लोग ये भी कह सकते हैं यहाँ पर हेस लॉ मेंटेन रखना पड़ेगा तभी काम चलेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब मैं क्या करता हूँ कि जैसे कि एक आपसे बात कर लेता हूँ। अब आप कहोगे कि सर
कभी कभी दिक्कत आती, तो वो दिक्कत को ख़त्म करने के लिए मैं आपसे बात करूंगा कि इस पे बेस एक न्यूमेरिकल में करता हूं, तो आप बताता हूं कैसे होता है। देखिएगा न्यूमेरिकल कैसे होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपसे क्वेश्चन करता हूं कैलकुलेट द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ KCL, ठीक है। गिवन वैल्यूज क्या है वो आपको बता दे रहा हूं। सबसे नंबर 1 सबसे करिएगा, सॉल्व लिख लीजिए कहीं पर। नंबर 1 डेल्टा H सब्लिमेशन दिया हुआ है आपका। डेल्टा H सब्लिमेशन किसका? ऑफ पोटेशियम का मान लो, आप पोटेशियम का दिया है प्लस का 89 किलो जूल पर मोल, पता ही है। दूसरा पॉइंट दिया है डेल्टा H डिसोसिएशन, ये डिसोसिएशन का दे रखा है किसका? ऑफ Cl2 की वैल्यू दे रखी है 244 किलो जूल पर मोल, ये किलो जूल पर मोल में दे रखी है। तीसरी कंडीशन ये दे रखी है, तीसरी कंडीशन में डेल्टा दे रखा है किसका? आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी होगी, हाँ डेल्टा H जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है। आयनाइजेशन एनर्जी मेरे पास में न्यूमेरिकल है पोटेशियम की, और ये आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है? आयनाइजेशन एनर्जी पोटेशियम की है आपकी 425 है ना, किलो जूल पर मोल, ये दे रखी है। इसी तरीके से डेल्टा H जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दे रखी है, यानी फोर्थ में डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी दे रखी है? हाइड्रोजन नहीं सॉरी हाइड्रोजन क्यों देगी? ऑफ क्लोरीन कर लो, ऑफ क्लोरीन कर लीजिए, Cl2 की दे रखी है, लेकिन Cl की दे रखी है, Cl2 ने Cl की होगी, और ये वैल्यू होगी माइनस की 355 किलो जूल पर मोल। उसके बाद फिफ्थ जो होगी वो डेल्टा H जो है हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है, H किसकी? ऑफ KCl की। ये सब लोग लगाइए, ये वैल्यू दे रखी है माइनस की 438 किलो जूल पर मोल, ठीक है, किलो जूल पर मोल। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसको आप कैलकुलेट करके हमें भेजिए। कैसे निकालेंगे पता है आपको, यानी KCl में सबसे पहले इस एनर्जी को हमें फार्मूला लगाना है। डेल्टा H फॉर्मेशन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में आपका आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। सबसे पहले हीट ऑफ सब्लिमेशन, डेल्टा H सब्लिमेशन लिख लीजिएगा, डेल्टा सब्लिमेशन H लिख लीजिएगा, प्लस साथ में आ जाएगी हाफ डिसोसिएशन एनर्जी आ जाएगी, प्लस हाफ आयनाइजेशन फुल आयनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी, माइनस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आ जाएगी, और माइनस की ये आपकी हो जाएगी यहीं पर लैटिस एनर्जी। जो आंसर आएगा वो आप मुझे बताइएगा कि सर आंसर कितना आ रहा है। ये टोटल आंसर हमें पता लग जाएगा। हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी, लैटिस एनर्जी हम निकालें, यानी कि यू की वैल्यू हमें पता लगेगी। यू की वैल्यू आपको पता है माइनस में ही आएगी, ये भी तय है बिल्कुल 100%, ठीक है ना। कर लेंगे। एक तो चीज आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी। दूसरी चीज आपको ये भी ध्यान रखनी पड़ेगी, जब भी कोई क्रिस्टल लैटिस बनता है, आयनिक बॉन्ड बनते हैं, तो हमें हाई इलेक्ट्रॉन जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, भाई अगर आयनिक बॉन्ड की अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं आयनिक बॉन्ड की बात करता हूँ, बिल्कुल सही एग्जैक्ट आपने निशांत निकाला, यही 700 के आसपास आएगी। आयनिक बॉन्ड जब बनता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग कब होगा? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तभी होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तभी होगा जब चार्ज स्मॉल होगा। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब होगा? स्मॉल चार्ज, यानी कि चार्ज ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज, साइज स्मॉल होना चाहिए। स्मॉल साइज ऑफ पॉजिटिव चार्ज लिख देता हूं यहाँ पर, स्मॉल साइज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, स्मॉल साइज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज का स्मॉल साइज। लेकिन एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी, अगर मैं ऐसे ना लिखूं क्योंकि फजान यहाँ गड़बड़ कर जाएंगे, इसलिए लिखूं हाई पॉजिटिव चार्ज लिख दूं, मेन चीज बस हाई पॉजिटिव चार्ज ये लिखूं, ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि कारण अगर मैंने स्मॉल साइज लिख दिया तो फजान रूल लगना शुरू हो जाएगा, दिक्कत करना शुरू कर देगा वो, है ना। हाई चार्ज होना चाहिए पॉजिटिव का, और नेगेटिव भी हाई होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग, तो यानी कि हाई नेगेटिव और हाई पॉजिटिव, हाई नेगेटिव हाई पॉजिटिव चार्ज जब दोनों होंगे तो बनेगा
स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड, मजा आ रहा है ना ऐसी बात। तो स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड, ये सब कंसेप्ट पता होंगे लेकिन याद नहीं रहते जल्दी, है ना। हाई यानी कि, लेकिन ये दोनों ही रेयर होते हैं, यानी कि बोथ आर रेयर इन केस, बोथ आर रेयर इन केस, दोनों में ये बहुत कम, रेयर इन केस बहुत ही कम मिलता है कि पॉजिटिव भी बहुत ज्यादा हो हाई हो, नेगेटिव भी हाई हो, है ना। तो ये चीज भी दिक्कत कर सकती है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, इन चीजों को याद रखिएगा आप, है ना, समझ रहे हैं। चले ठीक है, अब हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर ही चुके हैं। इसी में एक टर्म हम लोग जब कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि जो वैलेंसी कोवेलेंसी है वो वेरी भी कर जाती है। तो यहाँ पर वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी भी देखी गई, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ वेरिएबल वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी, अब आ गए हम लोग बीएससी के लेवल पर। वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी, वनीस बताओ अब आया नहीं आया, ये तो इंटर में नहीं पढ़ते होगा ना वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी वाला टॉपिक। ये वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, ये बहुत सारे एलिमेंट्स शो नहीं करते, यानी कि वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी, वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी कैन बी shown by किसके थ्रू शोन होती है, कैन बी शोन बाई मेनली ट्रांजिशन मेटल्स, मेनली ट्रांजिशन मेटल्स। जो भी ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं अधिकतर वही शो करते हैं, इस चीज का आपको ध्यान देना पड़ेगा। समझ गए भैया, नहीं समझ पाए तो अब ये बात आपको कहाँ मिलेगी, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आयरन भाई साहब है, आयरन भाई साहब ने ये भी शो करा है कि आयरन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक आपका Fe डाई पॉजिटिव हो गया, अब मैं अस और इक नहीं लिखूंगा, अब आयरन सेकंड लिखूंगा इसे, और इसे यहाँ पर मैं Fe ट्राई पॉजिटिव लिखूंगा और ट्राई पॉजिटिव को आयरन थर्ड लिखूंगा। ये पुरानी बातें एक और हो जाएंगी। यहाँ मैं अगर कॉपर लिख देता हूँ तो कॉपर के केस भी दो तरीके के देखे गए हैं, एक तो Cu पे पॉजिटिव देखा गया और एक Cu पे डाई पॉजिटिव। एक और था लेकिन फिर वही यहाँ पर भी अब फर्स्ट लिखा जाएगा, यहाँ पर सेकंड लिखा जाएगा। ये सब पैटर्न बदल चुका है, बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, सपना आंसर आपका सही है बिल्कुल। अब इसी तरीके से वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी के नाम से, लेकिन अगर मैं जिंक डाई पॉजिटिव की बात करता हूं तो यहाँ पर कोई भी वेरिएबल वैलेंसी नहीं है, नो वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी, नो वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है ना। तो ये चीज भी आपको ध्यान देनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसी के साथ में एक टॉपिक आ जाता है जिसका नाम है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट आ जाता है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड हम पढ़ ही चुके हैं इसलिए सब वो भी डिस्कशन कर, इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ लेते हैं। अब ये इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है, देखो सबसे इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ने से पहले हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि वो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, मतलब इनर्ट हो जाता है नेचर में, और इलेक्ट्रॉन में जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो इनर्ट पेयर करेगा। और ये इनर्ट इसलिए हो गया क्योंकि ये किसी भी प्रॉपर्टी में यूज नहीं किया जा रहा है। अधिकतर ये जो फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट, मतलब पी ब्लॉक में चले जाइए, 14 के चले जाइए, 14 ग्रुप में चले जाइए, जहां पर आपका टिन आ जाता है ना, लेड आ जाता है, ये सब चीजें आएंगी। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट हमेशा क्या होगा, जब NH2 इलेक्ट्रॉन जो है वो NH2 इलेक्ट्रॉन डोंट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं इनर्ट पेयर। ये पेयर कैसा हो गया, ये पेयर आपका हो गया इनर्ट पेयर हो गया, ये आपका हो गया इनर्ट पेयर। इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। दूसरी चीज आपको बताऊं, जब ये इनर्ट पेयर की बात आई तो अगर मैं टिन को एग्जांपल में लिख देता हूं, एसएन को एग्जांपल में लिख देता हूं, एसएन का एटॉमिक नंबर आपको शायद पता होगा कि शायद 50 होता है, एसएन का एटॉमिक नंबर भी आपको याद होगा 50 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेता हूँ, 1s2 लिख देता हूँ, 2s2 लिख देता हूँ, 2p6, 3s2, 3p6 है ना, 3d10 हो गया, 4s2 हो गया, 4p6 हो जाएगा और आपका 4d10 हो जाएगा, 5s2 हो जाएगा, 5p2 हो जाएगा, हाँ ये बनेगा।
तो अगर आप देखो तो ये वाला पेयर जो है वो इनर्ट पेयर कहलाता है, ये वाला पेयर कैसा कहलाता है, इनर्ट पेयर। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि जब एसएन डाई पॉजिटिव बनता है, एसएन डाई पॉजिटिव बनेगा, एसएन डाई पॉजिटिव, तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम रहेगा, पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम रहेगा, लेकिन लास्ट में क्या हो जाएगा कि ये वाला जीरो हो जाएगा, ये वाला पी में 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो ये वाले यूज हो जाएंगे, तो इसका मतलब लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा हमारा ये सब पूरा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 बॉन्डिंग में ये इनर्ट पेयर बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करेगा, ये चला जाए, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा तो यही लॉस हो जाएगा। 3d ये आ गया 4s2 4p6 4d आपका 10 हो गया और ये आपका 5s2, तो ये वाला बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया तो मतलब ये इनर्ट पेयर हो गया, और बाकी ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गया इसलिए ये लॉस हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे लॉस में चले गए, यहाँ से लॉस हो गए। समझ में आई बात नहीं? तो ये +2। लेकिन अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखें तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या दिखाएगी वो भी आपको दिखाता हूँ। ये +4 हो गई, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 हो गया, 4s2 हो गया, 4p6 हो गया, 4d10 हो जाएगा और 5s0 हो जाएगा। तो लेकिन ये हमेशा इसमें बनना चाहता है, ये SN2 की फॉर्म में रहना चाहता है, क्योंकि ये इस फॉर्म में ज्यादा अपने आप को स्टेबल मानता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और जो जैसे Pb+2 ज्यादा स्टेबल माना जाता है, Pb+4 ज्यादा स्टेबल नहीं माना जाता, रीजन वही है कि इनर्ट पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का क्लास छोटा क्लास है, लेवल हम धीरे धीरे देखिए ऑटोमेटिकली हर चीजें बढ़ाते चले जा रहे हैं। मर्दन सिंह जी बताइए, बढ़ा रहे नहीं बढ़ा रहे? अब यहाँ पर क्या है कि अगर हम ये चीज देखें कि टिन और लेड दोनों डाइवेलेंट बना रहे हैं, दोनों टेट्रावेलेंट बना रहे हैं, दोनों के केस में देखो, यानी कि एसन जो है ये भी डाइवेलेंट बना रहा है, ये भी डाई ऐसा ऐसा करके एसन एसन भी 2 तरीके के बना रहा है, यानी कि एसन डाई पॉजिटिव और एसन 4 पॉजिटिव बना रहा है। जबकि लेड को देखो तो लेड भी 2 तरीके से बना रहा है, एक तो आपका पीबी डाई पॉजिटिव बना रहा है और एक पीबी 4 पॉजिटिव बना रहा है, ये दोनों बना रहा है। तो इनके केस में अगर हम देखें तो ऊपर से नीचे आने पर जो है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या हो जाएगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट वो इन्वॉल्व डोमिनेंट होता चला जाएगा। तो जब वो डोमिनेंट होता चला जाएगा तो इसका मतलब है कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कम स्टेबल होगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, on moving down the group, on moving down the group, ठीक है, tendency of the lone pair, tendency of lone pair of किसका NH2 इलेक्ट्रॉन है ना, टू टेक पार्ट किसमें, इन बॉन्ड फॉर्मेशन, क्या हो जाएगी, इन बॉन्ड फॉर्मेशन decreases called inert pair इफेक्ट। इसी को हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट बोल देते हैं। तो यहाँ पर ऊपर से नीचे आने पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है मोर स्टेबल हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देता हूँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट becomes more stable than +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। मजा आया ना? बताइए ईमानदारी से, सही लगा? तो इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल आप ध्यान रखिएगा, बहुत सारी चीजें याद रखिएगा, और इनके स्ट्रक्चर्स में बॉन्ड जरूर याद रखना। जैसे कि अगर मैं पूछूं कि आपसे NH4Cl में कौन कौन सा बॉन्ड है, तो आपको बताओगे कि इसमें आयनिक बॉन्ड भी है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी है, ये आ चुका है, कोवेलेंट बॉन्ड भी है, इसमें आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, इसमें आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है। जी मर्दन सिंह जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए।
हेलो जी बोलिए। हेलो हेलो ठीक है ना, तो इसी तरीके से अगर आप नोटिस करना चाहें तो H2SO4 में नोट करिए। H2SO4 में कौन सा है, इसमें केवल एक कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, और साथ ही साथ में इसमें आयनिक बॉन्ड भी है, आयनिक बॉन्ड भी है जी। जी बनीश जी बोलिए। हेलो माइक ऑन करिए सर। बनीश जी माइक ऑन करिए अपना, आप आपका माइक ऑफ है। चलिए ठीक है, तो फिर बाकी की बातें हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे कल। अब ठीक है, बोलिए जी। आपका माइक ऑफ था। चलिए ठीक है, कल बात कर लेते हैं। ओके, गुड नाइट।